त्रिलोकपुरी में 36 ब्लॉक हैं। शुरुआत 20वें नंबर के ब्लॉक से हुई। वह मस्जिद के पास साफ की हुई खाली जमीन पर कुछ लोगों ने माता की चौकी लगा दी, लेकिन जब दशहरे के बाद इस चौकी को नहीं उठाया गया और लाउडस्पीकर बजने से मस्जिद जाने वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी तो कई तरह की आशंकाएं और कहानियां बनने लगी। दिवाली की रात इस लाउडस्पीकर के बजने या ना बजने को लेकर तनाव हो गया। अब यह तनाव क्यों हुआ, किसने किया, बाद में क्या हुआ, इन सब बातों को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। हर पक्ष अपनी असंख्य दलीलों के साथ प्रस्तुत कर रहा है। गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार दोपहर के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदायों के लोगों ने अपना बरसों का हासिल विश्वास छोड़ दिया और व्हाट्सएप के जरिए अफवाहें फैलने लगी। इसलिए व्हाट्सएप के जरिए फैलने वाले ऐसी अफवाहों से सतर्क रहिए आप, चाहे किसी भी शहर में रहते हो। इसे लेकर आपके मुल्क में ऐसे कई मामले हो चुके हैं। कहां से कोई बात चलती है और कहां पहुंचती है किसी को पता नहीं होता। 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें कई पुलिसकर्मी भी हैं। त्रिलोकपुरी में रविवार से शांति तो है, मगर इस शांति को कायम करने के लिए सीआरपीएफ, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 30 पुलिस वैन इलाके की नाकेबंदी में लगाई गई है। त्रिलोकपुरी में जो हुआ उस पर दिल्ली शहर के कान खड़े हो जाने चाहिए, जिसने 84 के बाद से शांति के साथ रहना सीख लिया था। ना सिर्फ हिंदू या मुसलमानों के बीच बल्कि अलग अलग राज्यों से आए अमीर गरीब और अलग अलग भाषाई लोगों के साथ भी। दिल्ली की मिसाल मुंबई और कोलकाता से भी शानदार है। इस मामले में दंगों का यह पैटर्न होता जा रहा है। इसके कई कारण होते हैं और कोई भी दंगा देखिएगा कि दो पक्षों की भूमिका के बगैर नहीं, मगर इसके होने का मूल कारण यह है कि ऐसे वक्त में हम एक दूसरे के प्रति विश्वास को तुरंत त्याग देते हैं और हर तरह की अफवाह को सही मान लेते हैं। अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट पढ़कर यही लगा कि दोनों समुदाय के लोगों ने जिम्मेदारी दिखाने के बजाय अफवाहों को फैलाने में भूमिका निभाई। व्हाट्सएप से फैलाई गई अफवाहों को कवच बना लिया। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले और झूठी सूचना देने के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मुस्लिम समाज की तरफ से अफवाह फैली कि हिंदू मारने आ रहे हैं और हिंदू समाज की तरफ से अफवाह फैली कि मुस्लिम मारने आ रहे हैं। मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि इन बातों पर हंसा जाए या शर्म के मारे सार्वजनिक रूप से सर झुकाकर दिल्ली में मार्च किया जाए। किसी मस्जिद या माता की चौकी के पास झगड़ा हो भी जाए और इसके होने के वाजिब कारण भी हो, लेकिन बाकी समाज के लोग क्या सोच समझकर इसमें कूद पड़ते हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि दंगे कराए जाते हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि इस तरह की साजिशें बिछाकर दो समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ा दिया जाता है और खून की होली खेली जाती है? पर क्या यह दंगा रुक सकता था अगर प्रशासन और पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती? आप इस बात पर भी बहस कर सकते हैं कि यह दंगा है या सांप्रदायिक हिंसा। मेरठ में लव जिहाद का हश्र आप देख चुके हैं। कैसे इस घटना को लेकर दो समुदायों के बीच अविश्वास फैलाने का खतरनाक खेल खेला गया। बाद में उस खबर ने कितने मोड़ लिए और कितने रूप निकल कर आए। ताजा मोड़ पर वो खबर फर्जी साबित हुई और यह भी बात हो रही है कि राजनेताओं ने पैसे तक दिए ऐसे आरोपों को लगाने के लिए। मैं खुद त्रिलोकपुरी के इलाके से रोजाना गुजरता हूं। यूपी से आने वाला नाला है जो यमुना में जाकर गिरता है। इसके बगल में त्योहारों के वक्त इसमें साफ पानी छोड़ा जाता है, जहां लोग घाट बनाकर छठ की पूजा अर्चना करते हैं। त्रिलोकपुरी निम्न मध्यम वर्गीय इलाका है। यहाँ रहने वाले लोग मयूर विहार, नोएडा और आसपास के इलाके में काम करते हैं, घरों में भी और दफ्तरों कारखानों में भी। वर्षों से गुजरा हूं यहाँ। गनीमत है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव की पृष्ठभूमि अब बन गई है। इसलिए बाकी दिल्ली को भी सतर्क होने की जरूरत है। थोड़ा अफवाहों से बचिए। यह सवाल पूछिए कि जिन 4-5 लोगों ने माता की चौकी लगाई थी वे कहां हैं, कौन है? जिन लोगों के बीच झगड़ा हुआ वो कहां हैं? ये सब सवाल हैं। 10 लोगों की ठोस गिरफ्तारी के बाद सारे मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है इन लोगों की, लेकिन दिल्ली में 3 दिन लग गए तनाव रोकने में, तो समझिए कि बाकी देश में कितना आसान है सांप्रदायिक हिंसा करा देना। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं भगवान स्वरूप शुक्ला जी, आप वकील भी हैं और त्रिलोकपुरी के निवासी हैं। परवेज मियां हैं, आप अध्यक्ष हैं अमन कमेटी के, आप त्रिलोकपुरी के, अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। विजय गोयल जी हैं, आप सांसद हैं बीजेपी के। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते हैं और आशीष खेतान हैं आम आदमी पार्टी के। विजय गोयल साहब, मैं एक जिम्मेदारी का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी सरकारें होती हुई, बहुत सरकारें हैं दिल्ली में, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार और प्रधानमंत्री यहीं पर हैं, तो एक तरह से 2 सरकारें हैं दिल्ली में। 3 दिन लग गए इस चीज को काबू करने में और ये सारी चीजें हुई, तो किसकी जिम्मेदारी मानी जाए?
देखिए, दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना हो तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कम से कम पिछले बहुत से वर्षों के अंदर, जब से मैं सक्रिय हूं तब से मैंने नहीं सुना कि कोई इस तरीके से कोई दंगे हों और वो सांप्रदायिकता का रूप ले लें और छोटी सी बात धीरे धीरे जाकर बड़ी बन जाए। तो जाहिर तौर के ऊपर मैं समझता हूं कि जब वहां अगर माता की चौकी या जागरण हो रहा था तो किसी भी पब्लिक फंक्शन के अंदर पुलिस भी मौजूद रहती होगी, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहां पुलिस के कर्मी पहुंचते हैं। तो इसलिए पुलिस प्रशासन सही तरीके से बता पाएगा कि इसके अंदर क्या कारण है। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें तो ये है कि एक माता की चौकी कई दिनों से चल रही थी और उस चौकी जागरण के चलते हुए इस तरीके का वहां पर झगड़ा हुआ। तो मैं समझता हूं जिम्मेदारी तो पुलिस की जरूर पड़ती है कि उसको जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उनके ऊपर नजर, उनके ऊपर ध्यान ये रखना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि हर जगह पर, हर स्थान पर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, तो कोई उद्देश्य से पर्पसफुल कैलकुलेटेड ढंग से कोई किया जाए। और कई बार ये भी होता है कि जो इस तरीके के तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वही इन चीजों को कई बार बहुत बड़ा कर देते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो मैं समझता हूं कि भाईचारा बना रहना चाहिए, जो सौहार्द दिल्ली के अंदर है। मैं तो स्वयं चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं और जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि हम अभी सुनेत्रा चौधरी हमारी सहयोगी वहां कार्यक्रम कर रही थी, तो गिरी साहब जो आपके सांसद हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछ रहे थे कि ये कहां थे, तो वो कहां थे, सांसद थे। तो ये पूछा पूछी में मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सांसद या विधायक की क्या कोई इसमें भूमिका थी या हो सकती है, क्योंकि अगर ये माता की चौकी, दिल्ली में गली नुक्कड़ पे ये माता की चौकियां लगती हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, ज्यादातर मोहल्ले के लड़के होते हैं, यहां वहां लगाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, लोग दाएं बाएं से गुजरते हैं। लेकिन अगर वो दशहरे के बाद तक कायम रहती है, उसके बाद तक कायम रहती है, तो क्या कोई ये योजना थी? इन लोगों की क्या भूमिका हो सकती है इसमें, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, मैं बहुत विस्तृत तो नहीं बता सकता, पर जहां तक मुझे मालूम है कि जब भी विशाल जागरण होता है उससे महीने भर तक माता की चौकी चलती हैं, जिसमें यह बताया गया भाई इसको दिवाली तक चलना था। मैं नहीं कह सकता इसको दशहरे तक चलना था, वो बेहतर वो बताएंगे। मुझे बताया गया इसको दिवाली तक इसको कम से कम चलना था, इस माता की चौकी को। और जब इतने दिनों तक शांतिपूर्ण चल रही थी तो मैं समझता हूं और भी 2 दिन वो चल सकती थी, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी। और अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों के अंदर माता की चौकी, जागरण, साईं बाबा और इस तरीके के कार्यक्रम सड़कों पर होते हैं, और उसमें केवल एक नहीं, सम समुदाय के लोग भी भाग लेते हैं। किंतु इसको मालूम नहीं, आप कह रहे हैं दशहरे तक खत्म होनी थी। जो मेरी जानकारी है उनका ये कहना था कि भाई विशाल जागरण के साथ खत्म होती है, जो कि दिवाली तक चलना था। मैं कई रिपोर्टरों की लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो इसको मैं वहां नहीं गया हूँ। जी, इसको कई दिनों तक चलना था जी, इसको कई दिनों तक ये आपको पता है कि इसको कई दिनों तक चलना था, तो ये आपको पता है कि इसको चलाने वाले कौन लोग थे? नहीं, मेरे को ये पता है कि वहां के स्थानीय लोग थे, जिन्होंने कि इस माता की चौकी को रखा था। और जब इसको रखा था तो वहां के लोग। ठीक है जी विजय जी, अब इनका लिंक चला गया। आशीष, जो विजय गोयल कह रहे थे उसमें कोई अंतर है आपके लिहाज से? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि हमारे तो एमएलए भी वहीं से हैं और हमारे कुंडली के एमएलए भी मनीष सिसोदिया, मैं, संजय सिंह, हम लोग कल दिन भर क्षेत्र में थे। और जिस तरह की सूचना हम लोगों को स्थानीय लोगों से मिली है, उससे एक बात समझ में आती है कि कुछ लोग जो राजनीतिक थे और बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो लगातार ऐसा प्रयास कर रहे थे कि दंगा और भड़के, अफवाहें फैला रहे थे, व्हाट्सएप के मैसेजेस भेज रहे थे, फर्जी कॉल। आप लोगों की क्या भूमिका थी जब व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे? जैसे आजकल कोई स्विस अकाउंट का कोई दस्तावेज फर्जी वो चल रहा है। रवीश, आप ये समझिए कि एक एमएलए जो सत्ता में नहीं है वो क्या कर सकता है। तो परसों पूरी रात हमारे दोनों एमएलए वहां पर मौजूद थे, क्योंकि दफा 144 लगी हुई थी, तो घर घर जाना भी उचित नहीं था। लेकिन हम स्थिति को कैसे नियंत्रण में रखें या स्थिति पर पैनी निगाह बना के रखें, तो पुलिस वालों के पास जाके लगातार बैठ रहे थे। फिर हमारे वॉलंटियर से उनसे पूछ रहे थे कि क्या ऐसी कोई अप्रिय घटना हो रही है, क्या कोई अफवाह फैला रहा है। अगर कोई अफवाह हमें पता चलती है कोई फैला रहा है तो फौरन पुलिस को सूचना दे रहे थे। कल भी हम लोगों ने 4 बार पुलिस वालों से मुलाकात करी और पुलिस वालों ने
कहा, ये माना कि हाँ इसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी आप समझिए कि इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, इसको शांति बनाए रखने की कोशिश करिए। तो हमने कहा ठीक है, हम भी चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है रवीश, जहां भी इलेक्शन का माहौल बनता है या बाई इलेक्शन होने वाले होते हैं, 600 दंगे हुए यूपी में, उसके आसपास तो कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। अब तो दिल्ली में तो कोई चुनाव नहीं, अब तो दिल्ली में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली में इलेक्शन भी शायद हो जाए। जिन विधानसभाओं में होने वो काफी दूर हैं, मतलब नहीं, दिल्ली तो अभी तक तो यही था उत्तर प्रदेश के अनुभव में कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं ये सारी चीजें हो रही। वहां भी देखिए, जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो हार रहे हैं या हार चुके हैं किसी भी पार्टी से और वापस सत्ता में आना चाहते हैं, इस निष्कर्ष पे किन आधार पर पहुंच गया? निष्कर्ष पे इसलिए पहुंच गए, मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो मैं उसको दिखा सकता हूं। तो मैं आपको नहीं, अनवेरीफाइड नहीं है, लेकिन देखिए ऐसे माहौल में ये वीडियोस वहां के लोग ही देंगे, वही बनाएंगे। आप देखिए कि इनके जो एक्स एमएलए हैं सुनील वैद्य, जहां से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस की जो वैन है वो बैक कर रही है क्योंकि इतनी जोर से पत्थरबाजी हो रही है, और जहां से पत्थर फेंके जा रहे हैं, जो मॉब पत्थर फेंक रही है, उस मॉब के आगे आगे इनके एक्स बीजेपी एमएलए चल रहे हैं। ये क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? मैं कह रहा हूं कि देखिए पुलिस इनकी है, सरकार इनकी है, एलजी इनका है, और ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उनके पूर्व पुलिस को दिया, पत्थर चलाने वालों में से थे, पुलिस को दिया है। मैं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए, और ऐसे कई लोग हैं जो स्टेटमेंट देने को तैयार हैं सुनील वैद्य के खिलाफ। वो तो चुनाव में तो ये सब नहीं, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। विजय गोयल जी आ जाएंगे, अपूर्वा शुक्ला जी भी आ रहा हूं मैं। थोड़ा आप वहां गए थे? जी हाँ, आप गए थे। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि वो इस वजह से भी कि आप उस इलाके से गुजरते हैं, सिर्फ यही एक कारण नहीं है। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले एक रेडियो चैनल पे किसी ने मुझसे पूछा था कि दिल्ली की सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो मैं ही खुद कह रहा था कि इस जगह के लोगों ने मतलब कई भाषाई अंतर्विरोध को नकारा है कि हम महाराष्ट्र या मुंबई मराठी टाइप की चीजों में विश्वास नहीं रखते, और धार्मिक तनाव 84 के बाद से सीख लिया, हम शांतिपूर्ण रहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि उसके 10 दिन बाद ये स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। ठीक ये राजनीतिक इसमें भूमिका आपको नजर में आई, इसमें इसके तनाव होने में, या आपने क्या ऐसा देखा जिससे लगा कि ये इतना आसान है कि दो समुदाय के लोग एक लाउडस्पीकर माता की चौकी लगाने के नाम पर, जिसको कोई मोहल्ले का पूरा आदमी चंदा भी नहीं देता होगा ठीक से, और इतना बड़ा तनाव हो जाता जिसमें कई लोगों की जाने जा सकती थी। हुआ क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मुझे लगा कि तथ्य का पता करना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और दूसरे के इस तरह के मामलों की जांच करने का जो पुराना अनुभव है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आप शायद कभी यह पता नहीं कर पाएंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि कोई घटना होते ही एक कहानी में बदल जाती है और कई कहानियां बन जाती हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है, जो हमें दिखलाई पड़ा वह यह कि एक फॉल्ट लाइन थी, जिस फॉल्ट लाइन को लेकर हम बेपरवाह हैं, जिसके बारे में आपने कहा कि हम लोग एक दूसरे के साथ चैन से रहते हैं। मेरा कहना है कि हम इस फॉल्ट लाइन को लेकर बेपरवाह हैं, और हमें बेपरवाह नहीं रहना चाहिए। दूसरा कि पैटर्न बहुत स्पष्ट है जो दिखलाई पड़ा वहां पर। पैटर्न यह है कि हम इसे हिंदू मुस्लिम कहें या वाल्मीकि मुस्लिम कहें, क्योंकि वाल्मीकियों की बस्ती ज्यादा है। तो ये पैटर्न ये है कि एक विशेष समुदाय है, जिस समुदाय को हिंदू बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में भी किया गया। जो समुदाय अपनी पहचान पहले कुछ और रख रहा था, अब उसे हिंदू बनाने का एक सचेत प्रयास किया जा रहा है। तो मैं एक अनुमान कर रहा हूं, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता। तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे समुदाय के लोग भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि सुनील वैद्य जी की क्या भूमिका थी। मेरे लिए जो ज्यादा चिंताजनक है वह यह कि फौरन पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है, और इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है जिसमें हिंदू भी घायल हो रहे हैं, मुसलमान भी घायल हो रहे हैं। मुझे जो आज खबर मिली, 44 लोग गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजे गए, जिसमें 13 हिंदू हैं, बाकी मुसलमान हैं। 7-8 ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पांव मारने से टूट गए हैं। पुलिस वाले भारी बंदोबस्त में वहां पर हैं। तो इतनी ईंटें और इस तरह से ईंटों का वहां जमा किया जाना मेरे लिए ज्यादा चिंताजनक है कि वो आई कहां से ईंटें? आई कहां से जमा हो रही थी? एक महीने बहुत सारे निर्माणाधीन वो इलाका है, अंडर कंस्ट्रक्शन इलाका है, मेट्रो भी बगल में बन रही है,
और हमें यह बतलाया गया कि बाकायदा ठेला गाड़ी में लाकर ईंटें वहां जमा की गई, क्योंकि उतनी ईंटें तुरंत कहां से इकट्ठा हो गई, एक, और ईंटें दोनों तरफ हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है? नंबर 1, इससे किसको फायदा होने वाला है, कौन गेन करने वाला है? क्योंकि आशीष खेतान को मैंने परसों फोन किया था जब मैं वहां से लौट रहा था। परसों दिन भर हम लोग यह प्रयास करते रहे, वहां के जितने कार्यकर्ता थे, कि कम से कम धारा 144 लग जाए। अगर 1 महीने से तनाव है, माता की चौकी यूं ही नहीं लग गई थी। माता की चौकी आज से पहले कभी नहीं लगी है वहां पर, पहली बार लगी है। माता की चौकी के दिन बढ़ रहे थे, मुसलमानों में बेचैनी बढ़ने लगी। मसला सिर्फ एक दिन के लाउड स्पीकर का नहीं था, उस बेचैनी का था। और वो इस तरह का तो कोई मंदिर के सामने कोई कुछ और मजार लेके गुजर जाए, कुछ हो जाए, मजार लेके गुजरने 10 दिन रुक जाए, मैं जो मतलब वो चादर लेके गुजर जाए, कुछ लेके, मैं कह रहा हूँ मजार कैसे मेरी लेके जो गुजर समझ है सकता मैं आपके सामने रख रहा हूं। मस्जिद है, मस्जिद से कुछ कदम आगे आप माता की चौकी बिठा देते हैं, जिसकी परंपरा उस इलाके में नहीं है। ठीक, माता की चौकी चलती रहती है। आप एक्सप्लेन करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के दौरान हमने वहां कूड़ा साफ किया और माता की चौकी बिठा दी, जो कि एक अच्छा काम है। ये एक्सप्लेन किया जाता है हमें, वहां के जो हिंदू हैं या वाल्मीकि हैं, उन्होंने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि अच्छा काम हम लोग कर रहे थे, इसमें दिक्कत क्या थी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बेचैनी बढ़ती चली गई, और बेचैनी बढ़ने का कारण यह है कि आपका एक राष्ट्रीय माहौल है। थोड़े दिन पहले बवाना में कुछ हो चुका है, और हम यह नहीं कह सकते हैं कि उससे लोग असंपृक्त हैं, उदासीन हैं। अलग से बवाना में भी ऐसा तनाव हुआ था। बिल्कुल, बवाना में तनाव हुआ था, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों ने गायों को अपने घर में छिपा के रखा है, और बवाना में झूठी अफवाह थी। बवाना में एक विशेष राजनीतिक दल के लोग पुलिस को लेकर गए, उन्होंने दरवाजे तोड़े, मुसलमानों के घरों में घुसे, कोई गाय नहीं मिली। तो ये इसके साथ मजनू का टीला में तनाव है। आज मजनू के टीला के एक स्कूल से एक टीचर ने मुझे बताया कि वहां छोटे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यह तनाव पूरी दिल्ली में है, और इसका पहला हम ज्यादा जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब ठीक है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जनरलाइज कर रहा हूं, लेकिन आप जिस बात को शुरू में कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों को कान खड़े रखने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। मैं किसी पैनिक फैलाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में तनाव है। ये एक ऐसे तने हुए फोड़े की तरह है, जिसमें एक छोटी सी घटना होगी और वह होगा जो आपको दिखलाई पड़ा है। मैं ये मानता हूं कि यह कंट्रोल्ड वायलेंस था। इस वायलेंस में किसी की जान लेने का इरादा नहीं था। इस वायलेंस में एक मकसद हासिल किया जा चुका है, और वह कल हम लोगों ने देखा, परसों देखा। वह क्या है? वह यह है कि मुसलमान और वाल्मीकि एक दूसरे से इत्मीनान से कैसे बात करें। मैंने जो कल सुना उससे मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैंने जब हिंदुओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि साहब ये लोग होते ही क्रिमिनल माइंडेड हैं, इनका पूरा काम ही क्राइम करना है। और आप जेलों में जाके देखिए, ये 70% मुसलमान भरे हुए हैं, तो इनका तो दिमाग ही क्रिमिनल का है। मैं समझ नहीं पाया कि फिर मैं डायलॉग शुरू करने की बात कैसे करूं, कहां से करूं। तो मकसद पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं। एक छोटी सी शुक्ला बात जा रहा हूं। हाँ। एक छोटी सी बात रवीश में खाली ऐड कर दूं। मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं जो अपूर्वानंद जी ने कहा। खाली उसमें मेरा एक मैं सुझाव दूंगा और एक बात उसमें ऐड करूंगा कि हिंदू बनाने का प्रयास नहीं हो रहा है, हिंदुत्ववादी बनाने का प्रयास हो रहा है एक विशेष संप्रदाय को। और ये प्रयास यूपी में हुआ, और उसको बहुत अच्छी तरीके से राजनीतिकरण हुआ, और उसका राजनीतिक लाभ भी मिला। और आप देखिए कि गुजरात में भी इस तरह की रेड पुलिस के साथ मिलकर बजरंग दल वाले कर रहे हैं, जहां पर कह रहे हैं कि कहीं गाय छुपी हुई है, कहीं पे गो हत्या हो रही है। तो ये पूरा एक राजनीतिक माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। मुझे जरा बताइए कि अभी परवेज मियां शायद नहीं आए हमारे साथ, लगता है। आपको ये अंदाजा था कि उस इलाके में 1 महीने से इस तरह से सुगबुगाहट किसी बात की चल रही है, या आप भी हम लोगों की तरह देर से जागे कि कुछ हो गया? नहीं, देखिए, जो कि हमारे आशीष जी ने जो कहा और श्रीमान अपूर्वानंद जी ने, ये जो पैनल डिस्कशन है, मुझे जहां तक समझ में आ रही है 3 बातों के लिए हो सकता है। वो समराइज बात कहिए। या तो तथ्यात्मक है, हाँ, तथ्यात्मक यहां से कहां या समस्या है, या उसका निदान है। हाँ। इन तीनों बातों तक सीमित रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा आप अपनी बात कहिए ना। हाँ। नहीं, बात कहने से पहले जो बात कही गई जो कि समाज के हित में नहीं है, उसको कंडेम करना बहुत जरूरी है। कीजिए ना। आशीष जी ने
बगैर किसी जांच के, बगैर किसी जानकारी के इन्होंने भाजपा का नाम ले लिया, इन्होंने बजरंग दल का नाम ले लिया, विश्व हिंदू परिषद का नाम दे दिया। नहीं ना, कहाँ नाम लिया? लिया, अभी जस्ट लिया। अभी उन्होंने गुजरात में बताया बजरंग दल के वीएचपी लिया, वीएचपी वाला विश्व हिंदू परिषद, गुजरात का बताया। हाँ। कहां कहां दौड़ाए। समस्या त्रिलोकपुरी में है, दिल्ली में है, वो समस्या खोजिए और उसका निदान बताइए। मुझे लगता है समाज का इसमें कल्याण। ये बात भी सही है, ठीक। दूसरा विषय, अपूर्वानंद जी ने एक विषय कहा, अपनी बात इन्होंने नहीं किया, समाज के पक्ष में सजेशन नहीं दिया, समाज को जोड़ने का विषय नहीं कहा, और हिंदू और वाल्मीकि शब्द पर आ गए। आप जोड़ने का विषय कीजिए। मैं जोड़ने का विषय कीजिए। हाँ। तो इन दोनों को मुझे लगता है इन दोनों से अलग समाज को जोड़ने का विषय कहिए आप। विषय ये है कि वहां समस्या क्या है। समस्या ये है कि नवरात्र के पहले दिन से चौकी बैठती है, और उस चौकी के दिन से ही यह तय हुआ कि 31 अक्टूबर को उसका विशाल जागरण होगा। ठीक है। एक महीने बाद ये सबको पता था। ये इतना बड़ा आयोजन था कि पहले से तय था। हाँ। और आप जानते हैं उन आयोजकों जब को? आप उन आयोजकों को जानते हैं? कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? अरे भाई, हिंदू समाज के लोग हैं। नहीं, अब ये कोई बात थोड़ी हुई कि आप हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम। आप उनको जानते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जानते हैं। आप उनको नाम से जानते हैं? नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने तथ्यात्मक बात, आप उनको नाम से जानते हैं। लेकिन कौन लोग हैं वो लोग? हम लोग ये समझ रहे थे, हम विजय जी बात कर रहे थे कि कोई भी गली मोहल्ले में लगाया, ये कौन लोग हैं? ऐसा नहीं है। कौन लोग हैं जिन्होंने, आप जानते हैं तो आप बताइए कौन लोग? वहां के समाज के लोगों ने तय किया कि चौकी। ये तो बड़ा अमूर्त विषय है ना। समाज में ऐसा लगता है कि 100% ने वहां बैठ के तय कर लिया। 4 लोग मिलकर कोई भी संगठन का तय करते हैं, उसमें समाज नहीं होता है। चाहे वो मुसलमान की तरफ से ये बात हो, चाहे हिंदू की तरफ से बात हो। ये फोटो क्लियर कर लीजिए आप। समाज उसमें नहीं होता है। समाज उसमें 4, 10, 25 लोग होते हैं, इससे ज्यादा लोग उसमें नहीं होते हैं। आप सुनिए, आपको अगर आग लगाना है तो आप लगाइए, आप शौक से, लेकिन उसमें समाज नहीं होता है। नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे। अब आप बात कहिए कि आप जिनको जानते हैं वो कौन लोग हैं? फिर भाई, वो कौन लोग हैं, यही तो उनको आप मुझे बताइए, इसमें कौन लोग हैं? लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया, इसलिए मैं दोनों बातों को नाम न लेकर के समाज। चलिए ठीक है, आप नाम नहीं लेना चाहते, आप बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ, चौकी चलती है, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आरती होती है, शाम को आरती होती है, और ये महीने 20 दिन से चल रहा है ये विषय। अचानक बीच में एक छोटा सा विषय आया था कि हमारा अजान का समय और आपके आरती का समय शाम का सेम है, इसलिए इसको थोड़ा बदल लिया जाए तो ठीक है। उस सद्भावना में सहिष्णुतावश उस समय को चेंज किया। उस डिस्कशन में आप इन्वॉल्व थे? आप सुनिए। नहीं, उस डिस्कशन में आप इन्वॉल्व थे? आप सुनिए। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उसमें इन्वॉल्व थे। ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये आप तो उसमें इन्वॉल्व थे? आप सुनिए। नहीं आशीष, आप एक मिनट, मेरा काम है आरती के भजन के समय को बदला गया। आप थे उसमें? एक छोटा सा हुआ था, वो टसल दूर हो गया। ठीक है। 23 तारीख को ठीक वही आरती हो रही थी जैसे रोज हो रही थी। और 23 तारीख को शाम को, स्वाभाविक है दीपावली का दिन था, 10 लोग ज्यादा थे। समाज के 10 लोग ज्यादा आ गए। सामान्यतः जो आती थी भीड़, उससे 10-20 लोग ज्यादा आए। अब मैं समझने लगा आपके जवाब से। जब ज्यादा आए तो वहां पर उसी ये जो आरती का समय ये चेंज हो गया, ये किन लोगों के हस्तक्षेप से? जो आयोजक थे 4-5 लोग, उनके हस्तक्षेप से हो गया या आप लोग थे? नहीं, समाज, वहां विषय आया। आपको ये जानकारी कैसे मिली? मैं ये जानना चाहता हूँ। वहां के लोगों से मिली, वहां जो है वो बताए कि अजान का जो समय था वो हो रहा था, तो कोई कमेटी बैठी होगी, कोई दिक्कत, मस्जिद और इन लोगों का? नहीं, उनको दिक्कत हुई थी, कोई बात नहीं, इसको बदल लेते थे, हमने पहले कर लिया, वो लोग बाद में करते थे, हमारी आरती 7 बजे समाप्त हो जाती थी। ठीक है। 23 तारीख को ऐसी क्या बात है कि 23 तारीख बाद 4-6 लोग आते हैं, चौकी पर बैठते हैं। चौकी पर इसी तरह का किस्सा उन लोगों की तरफ से है कि हिंदुओं ने ऐसा किया। इसी तरह का किस्सा, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, और जो मना करता है, ये आप एकदम साफ आ गए उन कारणों पे। आप उन साफ कारणों पर आ गया। मैं समझ रहा हूं। और जब उसको मना किया जाता है, एक चीज, जब ये अगर दिल्ली में ये हो रहा है तो दिल्ली के लोगों को, आप लोगों से, और जो चौकी लगा रहे हैं या जो मस्जिद के कमेटियों चला रहे हैं, इन सब से सतर्क रहने की जरूरत है।